आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्मा गेस्ट पेपर 2023 से विज्ञान का जो चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से उसका जो पहला टॉपिक है यानी प्रकाश का परावर्तन, उससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो सारे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज से आपका ये सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जब तक कि आपका वर्मा गेस्ट पेपर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज जारी रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं एक बार यहाँ पर आंसर देख लेते, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। जिसे नहीं आता जिन स्टूडेंट को उनको भी अच्छे से पता चल जाएगा। किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिए। अगर मान के चलिए उदाहरण के लिए कोई भी चमकीला पदार्थ हो इस प्रकार, ठीक है, अगर उस पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है और फिर उसी माध्यम में मुड़ जाती है, यानी ये हवा से आया और फिर उसी हवा के माध्यम में मुड़ गया, तो इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझना बहुत ही सिंपल है। पहले हम यहाँ पर आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे डिटेल से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नंबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं समझे हो इस नियम को तो देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए ये एक कोई दर्पण है, ठीक है, ये इधर पीछे रंगा हुआ है, इधर क्या है आपका ऊपर में परावर्तक पृष्ठ है जिसमें आपको फेस नज़र आता है। तो मान के चलिए कोई भी प्रकाश इस तरीके से आती है, वायु से होकर आती है, उसे कहते हैं आपतित किरण। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड। उसके बाद यहाँ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो पहला नियम ध्यान से देखिए, आपतित किरण कौन है, ये है आपका आपतित किरण। परावर्तित किरण कौन है, ये है आपका। और आपतन बिंदु कौन है, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर ये टकरा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये बिंदु, ये है आपतन बिंदु। ये तीनों पर जो डाला गया अभिलंब है, यानी यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब डाल दिए, तो ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर है, एक ही तल पर है कि नहीं है, इसी तल पर। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण कौन है, ये जो आपतित किरण है इसके द्वारा अभिलंब के साथ जो एंगल बन रहा है, और ये परावर्तित किरण है इसके साथ जो अभिलंब का जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इसी को कहते हैं आपतित किरण और इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण हो गया यहाँ पर I और परावर्तित किरण हो गया R। तो यानी सीधा बात हम लोग बोल सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R होगा। ये दूसरा नियम था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। जो समतल दर्पण है, यानी आप लोग अपने चेहरे को जिस दर्पण में देखते हो वही समतल दर्पण है, ठीक है। आपके घर में जो आईना होगा तो उसकी क्या प्रतिबिंब की विशेषता है वो बताना है। यहाँ पर देखिए पहला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, याद रखिएगा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर समझिए प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब होता है जो आईने में आपका चेहरा दिखता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, आपकी आकृति। और बिंब क्या होता है, जो आप होते हो, यानी जो आप हो वस्तु, ठीक है। तो ये दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा नंबर है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मान के चलिए यहाँ पर ये दर्पण है, समतल दर्पण, आप यहाँ पर खड़े हो तो आपकी प्रतिबिंब की जो दूरी बनेगी वो उतनी ही दूरी, जितना दूरी पर आप दर्पण से खड़े हो उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, प्रतिबिंब का पार्श्व परावर्तित होता है। यानी जो इसका पार्श्व है, यानी दर्पण का जो ऊपरी सतह का जो पार्श्व है वो हमेशा परावर्तित होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है, m बराबर 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो बिंब के साइज के बराबर है, जितना उसका वस्तु है उतना ही उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रही है उस दोनों का साइज बराबर है। m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। यानी ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब बता रहा है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, आभासी तथा सीधा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। ये हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी का परिभाषा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लोग गोलीय दर्पण अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है। मान के चलिए हम यहाँ पर अवतल दर्पण बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सामने वाला है ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को यानी ये बीच वाला जो भाग है इसी को कहते हैं पोल, यानी इंग्लिश में पोल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। मुख्य अक्ष यहाँ पर देखिए क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, मान के चलिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण को यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं। इस दर्पण में यदि हम इसको पूरी तरीके से गोल कर दे आकृति, तो यहाँ पर एक केंद्र बन जाएगा और यही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो इस वक्रता केंद्र और यहाँ पर होता है P, इन दोनों से होकर जो रेखा गुजरती है इसी काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं वक्रता केंद्र की ओर। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हमने आपको अभी बताया। मान के चलिए हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण में ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक गोले का भाग ही है। इसको अगर पूरी तरीके से गोल कर देंगे तो ये गोले का भाग निकल आया। इस गोले का केंद्र कहीं ना कहीं यही होगा, तो यही क्या कहलाता है, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम लोग C से निरूपित भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वक्रता केंद्र के बाद फोकस में। फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष या उस बिंदु को मुख्य फोकस भी कहते हैं। अब समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, यानी फोकस को ही मुख्य फोकस भी बोलते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर होता है P, उसके बाद फिर यहाँ होता है आपका C। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे तो हो गया मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ रही है, इसी के समांतर में आने के बाद ये दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, इसी को कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में अभी हमने बताया कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ होता है P और उसके बाद फिर यहाँ होता है C, ठीक है। तो C यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर ये P दिख रहा है। अब हमने अभी बताया कि यहाँ पर होता है F, ठीक है, बीच में। तो F से लेकर P तक की जो दूरी है उसी को कहते हैं फोकस दूरी, उसे स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो कैपिटल F है वो फोकस है, जबकि ये फोकस दूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अभी हमने पढ़ा कि फोकस किसे कहते हैं, अब हमको पढ़ना है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। तो देखिए हम अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से यदि हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा P, उसके बाद यहाँ हो जाएगा C। यहाँ से यहाँ तक यदि लाइनें गुजारते हैं तो उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे, तो ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण के सामने यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ रही है, ठीक है, ये एक किरण आ रहा है और आने के बाद परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है इस पर जिस बिंदु पर कटती है या मिलती है उसी को कहते हैं मुख्य फोकस, किसका, अवतल दर्पण का। आप यहाँ पर देखिए परिभाषा भी देख सकते हो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। याद रखिएगा। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, सोलर कुकर में होता है और मोटरसाइकिल के हेडलाइट में होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताना है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग क्या है, मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, यानी आप लोग बाइक चलाते होंगे तो साइड यानी पीछे वाला जो दृश्य देखने के लिए जो आईना होता है उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। या फिर जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है जिसको लुकिंग ग्लास भी बोला जाता है, तो वो जो किनारे आईना लगा रहता है उसी को कहते हैं साइड मिरर या फिर उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, यानी सड़कों में जो बल्ब लगा रहता है और उसके जो ऊपर में रहता है, इस तरीके से बल्ब लगा रहता है, उसके अंदर में इस तरीके से जो रहता है, ठीक है, अंदर में यहाँ पर बल्ब लगा रहता है और इस तरीके से ऊपर रहता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। पहला है क्वेश्चन, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, तो हेडलाइट में कौन से दर्पण उपयोग होते हैं उसको बताना है। दूसरे नंबर पर क्या है, देखिए किसी वाहन का
पार्श्व या फिर पश्च दृश्य में, या तीसरा नंबर सौर भट्टी में। बहुत सिंपल है। और ये जो गेस्ट पेपर है इसमें ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछा जाता था उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेस्ट पेपर, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अवतल दर्पण। आखिर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी अगर मान के चलिए ये गाड़ी है, यहाँ पर इस तरीके से लाइट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके किनारे में इस तरीके से एक दर्पण लगा रहता है, ठीक है, इधर पीछे कलर किया रहता है और इधर चमकीला पदार्थ होता है, ये अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ से जो किरणें होती है वो टकराकर इस तरीके से निकलती है, समांतर रेखा में निकलती है, जिससे हमें अच्छे से लाइट से हर चीजें दिखती है, इसीलिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वाहन के पश्च दृश्य में दर्पण कौन सा यूज किया जाता है, तो वो है आंसर में यहाँ पर देखिए उत्तल। अब इस दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं वो ध्यान से देखिए। किसी वाहन का जो पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। ध्यान से समझिए, मान के चलिए ये मिरर, साइड मिरर गाड़ी में लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर से एक गाड़ी आ रही है, ये जो गाड़ी आ रही है अगर इसका प्रतिबिंब सीधा रहेगा तभी ना पता चलेगा कि ये दाहिने जा रहे हैं तो हमको इधर जाना है, अगर ये बाएं जाएंगे तो हमको इधर जाना है। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता तो ये दाहिने जाता तो हमको पता चलता कि ये बाएं जा रहा है। तो ये फायदा होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज, ये उत्तल दर्पण बाहर की ओर इस प्रकार वक्रित होता है जिसके कारण बड़े से बड़े गाड़ियां एक छोटे से आईने में दिख जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर भट्टी में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो वो है अवतल दर्पण। क्यों? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? अब देखिए इसका जवाब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, उत्तल दर्पण के जो वाहन में पश्च दृश्य का कारण क्या था, ठीक है, इसका सेम आंसर है, ठीक है। 11वां नंबर देखिए क्या है, मोटर गाड़ियों में अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों किया जाता है? यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी बता दिया है कि वाहनों में हेडलाइट के लिए क्यों उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, इसका भी आंसर आपको पता चल गया। आगे देखिए यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हम लोग पहले ही बता दिए थे कि आवर्धन को m से निरूपित किया जाता है और m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h' और बिंब की ऊंचाई h, इसी के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड रिलेटिव जो भी 10th क्लास में पढ़ने वाले उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।